छत्रपति शाहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र का ही शासक होकर रह गया। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ वसूली करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं से संधि कर विशेष अधिकार प्राप्त किया। इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। इस संधि के तहत मराठों के स्वराज्य क्षेत्र पर मुगलों ने उनके राजस्व अधिकारों को मान्यता दी और दक्षिण के राज्यों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने के अधिकार को मान्यता दी। आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे, साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे। इस समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठे से सहायता मांगी तो बालाजी विश्वनाथ एवं सेनापति खांडेराव दभोद के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मारकर रफीउदर्जा को नया बादशाह बनाया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम एक विशाल मराठा साम्राज्य के निर्माण का लक्ष्य घोषित किया। इसी क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक लहराया जाएगा। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा जानकार था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही का नारा दिया। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की। फलतः उसे बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र जैसे सागर, झांसी आदि प्राप्त हुई। तो साथ ही एक मस्तानी नामक नर्तकी भी प्राप्त हुई। इस पेशवा के समय शाहू की मृत्यु हो गई और फिर राजाराम द्वितीय छत्रपति बना। इसके समय बालाजी बाजीराव ने संगोल की संधि कर संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित किया। अब पेशवा मराठा राज्य का प्रधान हो गया और पूना पेशवा की शक्ति का केंद्र बना। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठा एवं अफगानों के बीच हुआ। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया, जबकि मराठों का सेनापति विश्वास राव पेशवा का पुत्र जो नाम मात्र का प्रधान था। वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला, जबकि जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा। युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया। युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उसके दोनों सेनापति मारे गए। इस संदर्भ में पेशवा को सूचना मिली कि 2 मोती विलीन हो गए, अतः दुहक से पेशवा भी मर गया। युद्ध का आंखों देखा वर्णन पंडित कांशीराम ने किया। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत का शासक कौन होगा, बल्कि यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। वस्तुतः मराठे मुगलों की सत्ता को चुनौती देकर भारत के शासक बनने की दावेदारी कर रहे थे, किंतु पानीपत में हुई पराजय ने उनकी दावेदारी को खोखला साबित किया। अतः अब मराठे भारत के शासक नहीं हो सकते थे। तो दूसरी तरफ विजयी अफगानों का भारत में सत्ता स्थापना में रुचि नहीं थी। अतः अब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। मराठों के असफलता के कारण मराठों में आपसी एकता का अभाव था। चौथ कर वसूली से मराठों ने अनेक शत्रु बनाए। फलतः क्षेत्रीय स्तर पर युद्ध में मराठे सहयोग प्राप्त नहीं कर सके। मराठों के सैन्य संगठन में कमजोरी थी। वस्तुतः अनुशासन, प्रशिक्षण एवं समन्वय का अभाव था।
यह एक योग्य पेशवा था और पानीपत की पराजय के बाद मराठों की शक्ति को पुनः संगठित किया। इसके समय मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बीमारी की वजह से माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। यह मराठों के लिए पानीपत की पराजय से ज्यादा हानिकारक मानी जाती है। पेशवा नारायण राव, इसकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी, किंतु वह फिर भी पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ। माधवराव द्वितीय अल्प आयु का था, अतः इसके कार्य संचालन के लिए एक बाड़ा भाई परिषद का गठन हुआ, जिसका प्रमुख नाना फडणवीस था। माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव असंतुष्ट होकर अंग्रेजों के शरण में चला गया और अंग्रेजों से सूरत की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सैन्य सहायता देने की बात की। इसी के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। फलतः अंग्रेजों के साथ मराठों का युद्ध शुरू हुआ। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818। यह अंतिम पेशवा था। इसको मराठा सरदार होलकर ने चुनौती दी, अतः यह भागकर अंग्रेजों के शरण में चला गया और उनसे बेसिन की संधि की। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली था, जो भारत में कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था और देसी राज्यों को अपने अधीन। अतः मराठा पेशवा के साथ की गई यह एक सहायक संधि थी, जिसके तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और पुणे में एक ब्रिटिश सेना रखने की बात स्वीकार्य की। इस खर्च के लिए पेशवा 26 लाख रुपए प्रति वर्ष अंग्रेजों को देगा। मराठों के लिए यह संधि अपमानजनक थी और उन्होंने विरोध किया। इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली ने मराठा सरदारों को पराजित कर उनसे अलग अलग संधि कर आर्थिक प्रादेशिक लाभ प्राप्त किया, जो निम्नलिखित है। भोसले के साथ देवगाम की संधि, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिससे मराठों को चुनौती मिली, अतः युद्ध शुरू हुआ। पिंडारी एक लड़ाकू लूटपाट करने वाला समूह था, जो मराठों के सहयोगी के रूप में कार्य करता था। ये लूटपाट कर अंग्रेजों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे थे, अतः अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की, जो तीसरे मराठा युद्ध के रूप में सामने आई। पेशवा को पराजित कर उसके साथ पूना की संधि की गई, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। इसी के साथ मराठा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह कपास उत्पादक क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर ब्रिटिश ने औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब चलते चलते मराठा प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मराठा राज्य की आय का सर्वप्रमुख स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी कर था। सरदेशमुखी कर मराठों के स्वराज्य क्षेत्र से मराठा सरदारों से ही लिया जाता था, जो उनकी आय का 10% था। यह सीधे छत्रपति के पास पहुंचता था। चौथ कर आक्रमण के बदले पड़ोसी क्षेत्रों से मराठों द्वारा लिया जाता था, जो आय का 1.25 भाग होता था। चौथ का विभाजन विभिन्न मराठा सरदारों में किया जाता था। इसे कई नामों से जानते हैं। मोकास प्राप्त किए गए चौथ का 66% भाग संबंधित मराठा सरदार को मिलता था। बाबती चौथ का 25% छत्रपति को मिलता था। सहोत्रा चौथ का 6% सचिव को मिलता था।
नादगोंडा चौथ का 3% छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। मराठों के यहाँ गांव का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल कहलाता था, जो कर संबंधी एवं न्यायिक कार्यों से जुड़ा होता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम भूमि का लेखा जोखा रखता था। इसके नीचे चौगुले होते थे, जो कुलकर्णी के लेखों का देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त गांव में 12 अलूटे बलूटे होते थे।